नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी आपको हम सुनाते हैं। तो देखिए, पिछले 3 दिनों से खबरों के पीछे में हम गैंग्स ऑफ नवादा की कहानी सुना रहे हैं। मतलब अखिलेश सिंह बनाम अशोक महतो गिरोह की लड़ाई की कहानी। और यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें न जाने कितने नरसंहार हुए, कितनी लाशें गिरी। नवादा, शेखपुरा, नालंदा सभी चपेट में रहा और दोनों गिरोहों को जातीय संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता रहा। देखिए, अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी 2000 में बारसलीगंज से विधायक भी बन गई और राजबल्लभ यादव, जिन पर आरोप था कि वह अशोक महतो गिरोह को सुरक्षा देते हैं, को संरक्षण देते हैं, वह नवादा से 1995 से ही विधायक बनते आ रहे थे। हमारे दर्शकों ने कहा था कि अफसर नरसंहार की कहानी सुनाइए। हमने कल अफसर नरसंहार की पृष्ठभूमि बताई थी कि यह नरसंहार क्यों हुआ था, किस तरीके से एक हत्या के बदले दूसरे गिरोह द्वारा हत्याएं की जा रही थी। पिछले 15 दिनों में देखिए, अफसर नरसंहार 11 जून 2000 की रात को हुआ था। 11 जून 2000 दिन सोमवार था और इस नरसंहार में 11 लोगों की मौत मौका-ए वारदात पर हो गई थी। एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाने के क्रम में दम तोड़ा था। 3 लोग पीएमसीएच रेफर किए गए थे। अफसर गांव अखिलेश सिंह का गांव था। किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि अशोक महतो और अक्षत सिंह की इतनी हिम्मत होगी कि वह गांव में घुसकर अखिलेश सिंह के ठिकाने पर इस तरीके से हथियारबंद कार्रवाई करेगा। अक्षत सिंह, जो अखिलेश सिंह का दुश्मन बन गया था अपने चाचा गोरेलाल सिंह की हत्या के बाद, वह भी अफसर का ही रहने वाला था। इसी कारण अशोक महतो गिरोह को अफसर नरसंहार करने में सहायता मिली थी, बल भी मिला था, क्योंकि गांव के चप्पे चप्पे के बारे में अक्षत सिंह जानता था और उसके माध्यम से अशोक महतो गिरोह का हथियारबंद दस्ता भी जान गया था, किधर से आना है, किधर से जाना है। तो 11 जून 2000 की रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच यह नरसंहार हुआ। पुलिस मुख्यालय में आधी रात के बाद यह खबर आई थी। मृतकों की पूरी जानकारी नहीं थी, लाशें बटोरी जानी थी। रात को गांव में जाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब अहले सुबह हुई 12 जून की सुबह, तो सभी पुलिस प्राधिकारी और प्रशासनिक प्राधिकारी घटना स्थल की ओर रवाना हुए थे। होम सेक्रेटरी थे तब राबड़ी देवी की सरकार थी, यूएन पंजियार कम सुनते थे, वे भी घटना स्थल अफसर गए थे। आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, डीएम सभी वहां पहुंचे थे। मुझे अच्छे तरीके से स्मरण है कि 12 जून की सुबह करीब 10 बजे मैं भी नवादा के उस अफसर गांव में पहुंच गया था जहां रात को नरसंहार हुआ था। पटना से चलते वक्त ही कई तरीके की जानकारियां मिल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे 23 हत्याएं हुई हैं, लेकिन जो जानकारियां पुख्ता थी उसमें 12 मर्डर की बात आ रही थी। यह बड़ा नरसंहार था और मारे गए सभी लोग भूमिहार जाति के थे, अखिलेश सिंह के समर्थक थे। देखिए, ऐसा कोई नहीं था जो हिस्ट्री सीटर था। बच्चे भी मारे गए थे, 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। और इस नरसंहार में न सिर्फ गोलियों की बरसात हुई थी, अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां झोंकी गई थी, बल्कि बाद में सभी मर गए हैं इसे पुख्ता करने के लिए तलवार से गर्दन भी काटा गया था। छुरेबाजी भी हुई थी। किस्मत वाले कुछ लोग ही बचे थे जिनकी जिंदगी उस रात को बच गई थी। तो पटना से चलकर जब हम अफसर गांव पहुंचे थे तो वहां चारों ओर आप समझ सकते हैं मातम का माहौल था, लेकिन गुस्से में लोग थे।
करीब 7,000 लोगों की आबादी वाला यह अफसर गांव, अधिकांश भूमियार जाति के ही, टोला में गांव बटे हैं। अक्षर सिंह दूसरे टोला का। तो गांव जब हम पहुंचे तो यह समझ में ही बात नहीं आ रही थी कि संवाद संकलन कहां से शुरू करें। लोगों का गुस्सा इतना उबला हुआ था कि पूछिए मत। और हमारे पहुंचने के पहले वहां जो प्रशासनिक और पुलिस के प्राधिकारी पहुंचे थे, उन्हें खदेड़ दिया गया था। लोग गवर्नर को बुलाने की मांग कर रहे थे, लालू यादव और राबड़ी देवी को बुलाने की मांग नहीं कर रहे थे, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी से कोई उम्मीद अफसर गांव के लोगों को नहीं थी। कारण जातीय लड़ाई, जातीय नरसंहार और तात्कालिक कारण आपको पता ही है, हमने कल भी बताया था कि 3 जून 2000 को पकरी बरामा गांव के राजो बिघा में 5 यादवों की सामूहिक हत्या हुई थी और इस हत्या के लिए कसूरवार बताया गया था अखिलेश सिंह को। इसके बाद 3 कुनमी जाति के युवकों को अगवा कर मार दिया गया था। लाशें मिली थी नालंदा के कतरी सराय थाना क्षेत्र में। तो आग बबूला अशोक महतो, संरक्षा तो प्रधान ही था। राजवल्लभ यादव बिहार सरकार में मंत्री थे। देखिए 1995 में ही राजवल्लभ यादव नवादा से विधायक चुन लिए गए थे। पहली बार निर्दलीय जीते थे, दूसरी बार 2000 में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बने थे। तो साफ साफ आरोप था कि राजवल्लभ यादव का समर्थन अशोक महतो को प्राप्त है। हम गांव में थे, लोगों की बातें सुन रहे थे। इस नरसंहार में कई परिवार उजड़ गया था। जब हम अखिलेश सिंह, गैंगस्टर अखिलेश सिंह, कुख्यात अखिलेश सिंह के घर पहुंचे तो हमने देखा कि वह घर तो टूटा फूटा है, इस लायक भी नहीं है कि उसमें कोई रह सके। इसकी वजह यह थी कि अखिलेश सिंह फरारी काट रहा था। पुलिस बार बार रेड को आती थी। पुलिस ने घर की कुर्की जब्ती कर रखी थी। कुर्की जब्ती के बाद घर रहने लायक नहीं बचा था। अरुणा देवी, अखिलेश सिंह की पत्नी, जो विधायक बन चुकी थी, अशोक महतो की तिलमिलाहट का यह भी कारण था। वह भी जब आती तो दूसरे ही घर में रहती और विधायक बने हुए कितने दिन थे। तो जब अखिलेश सिंह का घर नहीं था तो अखिलेश सिंह के परिवार के लोग या अखिलेश सिंह के रिश्तेदार उसके घर के पास ही एक दूसरे मकान में, आप इसे अखिलेश सिंह का भी घर कह सकते हैं, अरुणा देवी का भी घर कह सकते हैं या गोतिया का भी घर कह सकते हैं, वह 2 मंजिला मकान था। दिन में इसका इस्तेमाल दालान के रूप में होता था और रात में लोग छत पर सोया करते थे। गर्मी का दिन, गांव में लोग छत पर सोने चले ही जाते हैं। तो 11 जून, हमने बताया ही, दिन सोमवार था। रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच एक हथियारबंद दस्ता गांव में प्रवेश करता है। गांव में प्रवेश कर रहे दस्ते को लोगों ने पुलिस का दस्ता समझा। इसके पीछे की वजह यह थी कि उस शाम भी गांव में पुलिस की रेड हुई थी और पुलिस ने अखिलेश सिंह की तलाश में, अखिलेश गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में छापेमारी की थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था और गांव के बाकी लोगों को यह आश्वस्त किया था कि आपको निश्चिंत रहना है, निश्चिंत भाव से सोइए, कोई परेशानी नहीं है। गांव के लोग जो गुस्से में थे वे डीएसपी पीके मंडल का नाम ले रहे थे। पीके मंडल को हत्या में, नरसंहार में शामिल बता रहे थे। इस रूप में शामिल बताया जाना कि सारा प्लान। तो देखिए पीके मंडल क्यों टारगेट पर थे। पीके मंडल टारगेट पर इसलिए भी थे गांव वालों के कि पीके मंडल ने इस नरसंहार से ठीक 1 या 2 दिन पहले गांव में रेड की थी। एक युवक को अखिलेश समर्थक होने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसे गिरफ्तार कर ले जा रहे थे, लेकिन गांव वाले गुस्से में सामने आ गए थे, पुलिस दस्ते से भिड़ गए थे और कह रहे थे कि यह निर्दोष है। तो ग्रामीणों का विरोध इतना तगड़ा था कि पीके मंडल को उस लड़के को छोड़ देना पड़ा था।
तो देखिए 11 जून की रात छत पर करीब 15 लोग सोए हैं और हथियारबंद दस्ता पुलिस की वर्दी में, किसी को आशंका ही नहीं हुई। पुलिस की वर्दी पहने लोगों के पीछे सादे लिबास में लोग भी थे और यह दस्ता करीब 50-60 लोगों का 2 मंजिला मकान छत पर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। सभी को लगता है कि पुलिस की रेड है और जैसे ही छत पर पहुंचते हैं गोलियां बरसानी शुरू कर दी जाती है। इतना मौका ही किसी को नहीं मिलता है कि कोई बचे, कोई भागे। जो भागने की कोशिश करते हैं, छत से कूदने की कोशिश करते हैं, उन पर भी गोलियां बरसाई जा रही है और इस गोलीबारी में 11 लोग मौका-ए-वारदात पर ही मार दिए जाते हैं। देखिए कितनी गोलियां चली, पूछिए ही मत। गांव के लोग कहते हैं गोलियां ऐसे चलाई जा रही थी मानो दिवाली में पटाखे फूट रहे हो। गांव में, बाकी घरों में आप समझ ही सकते हैं किस तरीके से इस नरसंहार की गूंज सुनाई पड़ रही होगी। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, अपने को सुरक्षित किया। अखिलेश सिंह नरसंहार के वक्त कहां था यह किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन शायद अशोक महतो दस्ते को इस बात की जानकारी थी कि अखिलेश सिंह भी गांव में ही है, इसीलिए यह ऑपरेशन किया गया था। लेकिन अखिलेश सिंह नहीं मिला। पर इस नरसंहार में अखिलेश सिंह का छोटा भाई रामलाल सिंह एलियस राजो सिंह, जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी, वह भी मारा गया। अखिलेश सिंह के किसी कर्म कुकर्म से इस छोटे भाई का वास्ता नहीं था। वह बाहर रहता था, एक दिन पहले ही आया था। ऐसे ऐसे लोग मारे गए, ऐसे बच्चे मारे गए कि पूछिए मत। एक बिट्टू नाम का बच्चा मारा गया जो नानी के घर आया था और जो हथियारबंद दस्ता था जिसने नरसंहार को अंजाम दिया, उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मारा गया व्यक्ति वृद्ध है, युवक है या बच्चा है, बस मार देना है। देखिए गांव के लोग लाश उठाने तैयार नहीं थे, कह रहे थे पहले गवर्नर को आना ही पड़ेगा। फिर बाद में सरकार ने घोषणा की, सरकार की ओर से घोषणा हुई कि मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, मतलब प्रत्येक मृतक को 1-1 लाख रुपया, और दाह संस्कार के लिए 500-500 रुपए दिए जाएंगे। उस जमाने में दाह संस्कार के लिए 500-500 रुपए ही मिलते थे। इसके अलावा यह भी घोषणा की गई कि जो घायल हुए हैं उनका इलाज सरकारी खर्चे पर कराया जाएगा। अक्सर गांव के लोगों की अंत्येष्टि सिमरिया घाट पर होती थी, तो कई घंटों की जद्दोजहद के बाद लाश उठाने की अनुमति दी गई। देखिए लोग इस बात से गुस्सा में थे कि लालू यादव को तो नहीं ही आना था, बाकी जो दूसरे नेता हैं, नीतीश कुमार हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, वे क्यों नहीं पहुंचे। यह दूसरी बात है कि नीतीश कुमार इस नरसंहार के कई दिनों के बाद वहां गए थे और लोग कह रहे थे राजवल्लभ यादव को सामने करो, पीके मंडल को सामने करो। पुलिस और प्रशासन, जब हम गांव में ही थे तो यह खबरें आनी शुरू हो गई थी कि नवादा में आगजनी की घटनाएं हो रही है। नवादा स्वतः स्फूर्त बंद हो गया है, ट्रेनों में आग लगा दी गई है, गार्ड, ट्रेनों के गार्ड और ड्राइवर भागे फिर रहे हैं। इसके साथ ही यह भी खबर आने लगी कि भले ही कोई राजनेता ना आए, रणबीर सेना के सुप्रीमो बरमेश्वर सिंह गांव आने वाले हैं। बरमेश्वर सिंह के मूवमेंट को लेकर शासन प्रशासन की नींद ही उड़ गई, क्योंकि यह तो तय था कि अफसर का बदला अखिलेश सिंह लेगा, क्योंकि यह कोई मामूली नरसंहार नहीं था। अशोक महतो और अक्षत सिंह ने घर में घुसकर मारा था, लेकिन नवादा, नालंदा, शेखपुरा की लड़ाई में यदि रणबीर सेना की एंट्री हो गई तो फिर क्या होगा, इस बात की फिक्र राज्य सरकार और पूरे प्रशासन को थी। तब के जैकब बिहार के डीजीपी थे, नीलमणि आईजी ऑपरेशन थे। देखिए अफसर का बदला
रणवीर सेना ने औरंगाबाद में लिया, यह कहकर कि जो नवादा में हुआ उसका बदला कुछ ही दिनों के बाद। तो देखिए, अखिलेश सिंह को पकड़ना, अशोक महतो को पकड़ना, दोनों फरार। मुझे यदि देखिए, मैं लाल डायरी के पन्नों को पलट रहा हूं, तब जेएस गंगवार ही नवादा के एसपी थे। तो यह संघर्ष इतना तेज था और प्रशासन जो था वह संदेह के घेरे में था। जेएस गंगवार एक कर्मठ एसपी थे, लेकिन जिस तरीके से बिहार की हुकूमत चल रही थी, जिस तरीके से जातीय लड़ाई को रंग दिया जा रहा था, उसमें वे कर भी क्या सकते थे। यह भी गौर कीजिएगा कि अखिलेश सिंह को बाद में 30 नवंबर 2000 को जेएस गंगवार की टीम ने ही गिरफ्तार किया था बारसलीगंज के मकनपुर में, जिसमें मुठभेड़ भी हुई थी और अखिलेश सिंह का सहयोगी उपेंद्र उर्फ ओपी मारा गया था। तो अफसर गांव लाशों के गांव में बदला हुआ था। कई परिवार समाप्त हो गए थे। बच्चों का क्या कसूर था। तो इसके बाद देखिए यह हुआ, आगे की कहानी तो आपको हम बताएंगे कि प्रशासन ने फैसला किया कि रात को कई रास्तों पर मूवमेंट हम बंद कर रहे हैं। शाम ढलने के बाद ही प्रशासन अपराध को नियंत्रित नहीं कर पाता था, लेकिन मूवमेंट को रोक देना कि सांझ ढलते ही इधर। लेकिन ये दोनों गिरोह इतने ताकतवर कि पूछिए मत। तो अफसर में 11 लोग मारे गए, 12 लोग मारे गए। अब सवाल यह पैदा हुआ कि आगे कहां नरसंहार होगा। आगे के नरसंहार को क्या रोका जा सकेगा? सियासत तो शुरू ही हो गई। कांग्रेस पार्टी ने यह धमकी दी कि हम राबड़ी देवी की सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा, समर्थन वापस नहीं लिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने तब की सत्ता को कंस की सत्ता कहा था। कंस की सत्ता। देखिए, बिहार में हुकूमत जो चल रही थी 2000 में, आपको पता है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन वे बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसलिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। फिर कांग्रेस के समर्थन से सूबे की सरकार बनी थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी और सत्ता तो लालू यादव ही चला रहे थे। यह भी आरोप लगा था, लगता ही था कि जहां सवर्णों का संहार होता है वहां नीतीश कुमार जाते हैं और जहां पिछड़ों का संहार होता है वहां लालू यादव जाते हैं। लेकिन अफसर नीतीश कुमार कई दिनों के बाद आए थे। तो नवादा सुलग रहा था, नवादा जल रहा था। इसके बाद नवादा में ऐसी कई घटनाएं घटी जो रोंगटे खड़े करने वाली थी। आपको 1998 की कहानी भी हम सुनाएंगे कि कैसे नवादा के सर्किट हाउस में डेवलपमेंट कमिश्नर को पीट दिया गया था, भाग गए थे। और इस अफसर नरसंहार के बाद भी वहां पुलिस पदाधिकारियों के साथ, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। अखिलेश सिंह अब इस कांड का बदला कहां लेगा? देखिए, पारामिलिट्री फोर्स तैनात की गई और पारामिलिट्री फोर्स की तैनाती के बाद व्यापक पैमाने पर सरकार ने तुरंत पीके मंडल को हटाने का फैसला नहीं किया था। यह नहीं हुआ कि अफसर गांव के लोग कह रहे हैं पीके मंडल को हटा दो, तो पीके मंडल को हटा दिया गया। हां, पीके मंडल को अफसर कांड की जांच के लिए या छापेमारी के लिए जो एसआईटी बनी या स्पेशल टीम बनी, उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो आगे की कहानी भी आपको बताएंगे। अगले दिन बिहार की सियासत क्या हो रही थी, कौन कौन लोग वहां पहुंचे आंसू पोंछने, कौन नहीं पहुंचे, नवादा का माहौल क्या रहा, किस तरीके से ट्रेन आंदोलनकारियों की चपेट में आ गए, पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्या सलूक किया गया, पूरी कहानी। और यह कहानी एक ऐसी कहानी है जो उस कालखंड को कलंकित तो करती ही करती है और बिहार की स्थिति क्या थी यह भी बताती है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज पैच है तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। रोज रात 9 बजे हम आते ही एक कहानी को लेकर,
और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गैंग्स ऑफ नवादा की श्रृंखला में अगली कहानी के साथ कल रात ठीक 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।